हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। यस सर, चल सकते हैं। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिटर्न ऑफ इनकम। इनकम टैक्स रिटर्न बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे सीए, सीएस, सीएमए कुछ भी बन करके प्रैक्टिस करेंगे, देन दिस वन चैप्टर विल हेल्प यू आउट बिकॉज द मैक्सिमम वर्क विल यू डू रिलेट्स टू दिस वन चैप्टर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल यही नहीं, असेसमेंट इसके बाद हम लोग देखेंगे और वो इससे भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम लोगों ने क्या-क्या स्टडी की सर? हम लोगों ने सैलरी देखा, हाउस प्रॉपर्टी देखा, पीजीबीपी भी देखा, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। इसमें प्लस किया था हम लोगों ने क्लबिंग ऑफ इनकम, याद होगा। माइनस किया था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, और डीम्ड इनकम भी किया था, छोड़ देते हैं। ये आ गया था ग्रॉस टोटल इनकम। माइनस कर दिया था हम लोगों ने डिडक्शंस, जो आया था इसको हम लोगों ने नाम दिया था टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। अब इस पर टैक्स रेट का मल्टीप्लाई किया, ये हमारा आ गया टैक्स। लेकिन गवर्नमेंट को तो बताना पड़ेगा ना। ये तो आपने कैलकुलेशन किया, और ये सारा कैलकुलेशन आपने किया किस पर? जिसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटेशन चार्ट। जो असेसमेंट चैप्टर पढ़ा है आप पढ़ेंगे, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ एचयूएफ, असेसमेंट ऑफ कंपनी, असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, असेसमेंट ऑफ म्यूचुअल कंसर्न, असेसमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट, पता नहीं क्या क्या। तो कहने का मतलब उन सबका ये हम लोग कंप्यूटेशन चार्ट बनाते हैं, और जो ये नेट रिजल्ट आता है ना टैक्स, ये किस लिए किया? क्या हम अपने जेब में कागज को रखने के लिए ये सब मेहनत किए? नहीं सर। गवर्नमेंट चाहती है ये डिटेल बना करके आप इसका एक पूरा का पूरा एक फॉर्म फिलअप करें। ITR 1 2 3 4 5 6 7 वो फॉर्म्स हैं। आप उन फॉर्म्स को फिलअप करके हमको बताएं कि भाई आपका इनकम आया कितना और टैक्स बना कितना, और आपने हमको पेमेंट कितना किया। बात समझ में आई? इसके लिए हमको रिटर्न ऑफ इनकम, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। क्या फाइल करनी पड़ती है? इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती हैं। और हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि किस किस को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना जरूरी होता है, और किस किस को रिटर्न्स फाइल करना जरूरी नहीं होता। काफी सारी पॉइंट्स आएंगे इसमें। सबसे पहला है आपका कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। इसको हम लोग कभी कभी वॉलंटरी इनकम टैक्स रिटर्न भी कहते हैं, और कंपल्सरी इनकम टैक्स रिटर्न भी कहते हैं। दोनों चीजें इसमें कवर्ड हैं। जो भरना चाहे, ये उनकी अपनी मर्जी के ऊपर है। इनकम कम है तो भी उनको भरना ही, अगर भरना चाहें दे कैन डू सो, अदरवाइज देयर इज अ कंपल्शन इन दीज केसेस दैट द एसएससी और द टैक्स पेयर्स आर नीडेड टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। वो आईटीआर फॉर्म्स अलग-अलग हैं, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म वो अलग-अलग हैं। हम लोग देखते हैं क्या है, किसको हमें रिटर्न फाइल करवाना चाहिए, यहाँ किन एसएससीज को रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है, कंपल्सरी यानी मैंडेटरी होता है। ढंग से सुनेंगे। बेसिकली इस सेक्शन में हम लोग 2 चीज़ें देखेंगे, किनको किनको रिटर्न फाइल करना होता है, और किन ड्यू डेट्स, कौन-सी वो ड्यू डेट्स हैं जब उनको रिटर्न फाइल करना होगा। ऐसा नहीं कि आपको रिटर्न फाइल करना है, कब तक मालूम नहीं। भैया मालूम है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये भी बताया गया है ये। और इसमें कुछ अमेंडमेंट भी हैं। ये सितंबर की जगह अब अक्टूबर हो गया, ठीक है, छोड़ देते हैं, उस चीज़ को नहीं देखते। कहने का मतलब ये कि ये ड्यू डेट्स हम लोग को देखनी है। 2 चीज़ें, किनको-किनको रिटर्न्स फाइल करनी है, और वो किन डेट्स के अंदर रिटर्न्स को फाइल करेंगे। कहता है कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। भैया कंपनी के केस में ना, और पार्टनरशिप फर्म के केस में रिटर्न्स तो फाइल करना ही करना है। कंपनी के केस में और पार्टनरशिप फर्म के केस में रिटर्न फाइल करना ही करना है। सर, हम लोगों ने ये जाना है एसएससीज जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं, एचयूएफ फर्म, एओपी बीओआई कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये होते हैं। इनके लिए तो हमें बोल दिया गया, इन 2 लोगों के लिए, ये एसएससीज हम लोगों ने देखे थे। इन लोगों के लिए हमें बोल दिया गया, कंपनी और फर्म के लिए, दैट दे आर कंपल्सरीली needed to file their return of income. They are required to file a return of income or loss for every previous year on or before the due date in the prescribed form. ड्यू डेट या उसके पहले आपको अपनी रिटर्न दाखिल करनी ही करनी है। अब आप चाहे प्रॉफिट अर्न करें, चाहे अब आप लॉस अर्न करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता।
कंपनी और फर्म के केसेस में उनको तो अपनी रिटर्न्स फाइल करनी ही करनी है, आंख बंद करके ये डिसीजन लेना है। चलिए, एक लोकल अथॉरिटी को अपनी रिटर्न तब फाइल करनी है जब उसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से अधिक हो गया। इस लोकल अथॉरिटी को अपनी रिटर्न तब फाइल करनी है जब उसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से अधिक हो। ठीक है सर। अब इन लोगों को छोड़ करके इसको आप हटा दो, इसको आप हटा दो, जो कोई भी बचा, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। In case of a person other than company, firm, local authority, to file return of income on or before the due date is mandatory if in respect of which is if the total income exceeds the basic exemption limit without giving effect to chapter 6A, 1038, 10A, 10B, 10A, BA। सर समझ में बिल्कुल नहीं आया। फर्म और कंपनी को अपनी रिटर्न फाइल करनी ही करनी है, चाहे वो प्रॉफिट कमाए चाहे वो लॉस कमाए, जीरो प्लस माइनस कुछ भी हो। लोकल अथॉरिटी तब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेगी जब उसकी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से अधिक होगी। लेकिन बाकी सबके केस में क्या गया, यानी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके लिए कहा गया कि इनको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर होगा, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर की इनकम होगी तो ही रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन लेकिन सेक्शन 10, ये देखिए इधर दिए हुए हैं सेक्शन, जो सेक्शन 38 1038 है, 10BA है, 10B है, 10A है और चैप्टर 6A, चैप्टर 6A सर सेक्शन 80। हाँ, तो सेक्शन 80 का बेनिफिट मत दो, लेकिन अगर आपको यह देखना है कि किसी बंदे को रिटर्न दाखिल करनी है या नहीं, तो बिना सेक्शन 80 को दिए हुए, बिना सेक्शन 80 को दिए, ये बिना सेक्शन 80 को दिए, इधर देखो, क्या उसकी अमाउंट ऑफ इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट को क्रॉस कर जा रही है, तब जीटीआई इसका मतलब देखेंगे। क्या इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट को क्रॉस कर जा रही है? अगर हाँ, तो भैया आपको रिटर्न दाखिल करनी ही करनी है, भले ही, मैंने क्या बोला, भले ही डिडक्शन देने के बाद इनकम 10,000 ही बचती हो, 5,000 ही बचती हो, 1,50,000, 1,50,000 ही बचती हो। वी आर नॉट कंसर्न विद दैट अमाउंट। We are concerned that without giving effect of chapter 6A, 10, 10B, 10A, 10B, 10BA and 1038, इनके इनके बेनिफिट देने के पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या उनकी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट के ऊपर है या नहीं। सर हमको कैसे पता चलेगा? चैप्टर 6A में क्या बताया तो डिडक्शन। सर हमको कैसे पता चलेगा कि सेक्शन 10A में क्या है? सर हमको कैसे पता चलेगा 10B और 10BA में क्या है? कहा गया 10A में, पढ़े होंगे आप, नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ेंगे जरूर, कि फ्री ट्रेड जोन के बारे में बताया गया। किसके बारे में? तो अगर कोई एक्स, छोड़ देते हैं, अगर कोई न्यूली इस्टेब्लिश्ड अंडरटेकिंग है फ्री ट्रेड जोन में, FTZ में, तो उसके लिए बोला गया है आप बेनिफिट नहीं लेंगे सेक्शन 10A का। न्यूली इस्टेब्लिश्ड 100% EOU, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, अगर कोई एक्सपोर्ट 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है तो उसको डिडक्शन मिलता है 10B में। इनको डिडक्शन मिलता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन आर्टिकल और थिंग्स के केस में 10BA में। तो फ्री ट्रेड जोन हो गया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो गया, और आपका सर्टेन आर्टिकल और थिंग हो गया। 1038 में LTCG का बेनिफिट दिए बगैर 92E IF इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, सर ये नाम तो नहीं आया था, वहां पर आएगा, आएगा। और चैप्टर 6A डिडक्शन सेक्शन 80C to 80U। तो 92 मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, अदरवाइज आपको 1038, 10A, 10B, 10BA एंड 90 चैप्टर 6A, इनका बेनिफिट देने के पहले जो भी अगर इनकम आती है जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट से अधिक हो जाती है, तो वहां पर रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी। बस इतना याद रखना है। चल सकते हैं आगे। कुल मिलाकर ये पता चला कि सर कंपनी और फर्म के बारे में आंख बंद करके रिटर्न दाखिल करनी है, मैंडेटरी है।
लोकल अथॉरिटी के केस में अगर उनकी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो उनको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इनके अलावा जो कुछ भी बचता है एसएससीज, जो कुछ भी रेस्ट ऑफ द एसएससीज हैं, उनको अपनी रिटर्न तब फाइल करनी पड़ेगी जब उनकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट के ऊपर होगी, लेकिन इनका इफेक्ट देने के बिना। कौन-कौन सा? चैप्टर 6A, 10A, 10B, 10BA, 1038 इनका इफेक्ट दिए बिना। ठीक, सर समझ में आ गया। चलिए आगे। अब इसमें 2 चीज़ें और ऐड की गई कि एक रिटर्न ऑफ इनकम या लॉस फाइल करनी ही करनी है हर किसी को, लेकिन केवल आरओआर की बात कर रहे हैं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश, ऊपर अगर उसकी इनकम टैक्सेबल में दायरे में नहीं आती, रिटर्न फाइल करने के दायरे में नहीं आती। अगर कोई बंदा है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और ऊपर की कैटेगरी में फॉल नहीं करता तो भी उसे रिटर्न दाखिल करनी है। उड़ी बाबा! यानी एक एक्स्ट्रा कंडीशन। हाँ, किसी भी समय अगर पिछले साल प्रीवियस ईयर में किसी भी समय, चाहे वो 1 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 1 जुलाई, कोई भी डेट हो, कोई भी टाइम हो, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर उसने ये 2 में से कोई काम कर लिया, भले ही एक विद फॉर अ मोमेंट ही सही, अगर उसका इससे कोई पाला पड़ा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एट एनी टाइम, तो भैया उसको भी रिटर्न दाखिल करनी पड़ेगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी इनकम कितनी है, 0 ही क्यों ना हो, माइनस में ही क्यों ना हो। रिटर्न दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये 2 पॉइंट्स पे कवर होता है, अगर उसने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एट एनी टाइम इन चीज़ों को होल्ड किया है। क्या है? होल्ड एज अ बेनिफिशियल ओनर और अदरवाइज एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और हैज अ साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर किसी एसएससी के पास कोई एसेट है आउटसाइड इंडिया, है या किसी एक मोमेंट पर थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई अगर एसएससी है, ऊपर की कैटेगरी में नहीं आया तो बड़ा शांति से बैठ गया, दैट आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, कौन पूछने आएगा। लेकिन नहीं, अगर उसने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एट एनी टाइम किसी भी समय आउटसाइड इंडिया में कोई एसेट जो लोकेटेड है उसको होल्ड किया हुआ है, या कोई उसने अकाउंट ओपन किया हुआ, अकाउंट है जाहिर सी बात है, बैंक अकाउंट ओपन किया जिसमें वो साइनिंग अथॉरिटी है, तो या फिर इज अ बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी। तो कहा गया कि अगर कोई एक एसेट वो होल्ड करता है आउटसाइड इंडिया, होल्ड करता है आउटसाइड इंडिया, और अगर उसने एसेट होल्ड अपने नाम से नहीं की हुई है बट ही इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ दैट एसेट विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, देन ऑल्सो उसको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। दोनों में फर्क समझ में आया? पहला कहता है कोई एसेट को होल्ड करना, किसी भी एसेट को होल्ड करना, या किसी अकाउंट पर साइनिंग अथॉरिटी रखना। दूसरा, किसी भी एसेट का बेनिफिशियरी होना जो आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में भी उसको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो कोई भी एसएससी जो ऊपर की कैटेगरी में फॉल नहीं किया और वो माफ हो जाता रिटर्न ऑफ इनकम भरने से, तो उसके लिए कहा गया अगर ये 2 चीजें हैं, अगर कोई एसएससी आउटसाइड इंडिया किसी एसेट को होल्ड करता है, एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया एसेट को होल्ड करता है, या फिर कोई अकाउंट्स उसने ओपन कर रखा है आउटसाइड इंडिया जिसका वो साइनिंग अथॉरिटी है। दूसरा मैंने बताया कि किसी एसेट पर उसका बेनिफिशियल ओनरशिप है, बेनिफिशियरी है किसी एसेट का जो आउटसाइड इंडिया उसने रखी है, तो उस केस में भी उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। चलें, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न एंड हु ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब बताओ, एक और नई चीज ऐड कर दी गई है और कहा गया शैल फर्निश अ रिटर्न कंपल्सरी ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। सर इतना टेंशन, शुरू में बताया गया था इंडिविज कंपनी हो फर्म हो उनको रिटर्न फाइल करनी ही करनी है, लोकल अथॉरिटी हो अगर उसकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट के अधिक होगी तो उसको रिटर्न फाइल करनी है, बाकी जो एसएससीज बचे हैं अगर उनकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट के ऊपर अधिक होगी लेकिन इनका बेनिफिट देने के पहले, सेक्शन 80 का बेनिफिट देने के पहले, 10A का बेनिफिट देने के पहले, 10B का बेनिफिट देने के पहले, 10BA का बेनिफिट देने के पहले, 1038 का बेनिफिट देने के पहले, दैट्स इट। इनका बेनिफिट देने के पहले अगर उनकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से अधिक है तो उनको रिटर्न फाइल करनी ही करनी पड़ेगी। फिर कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर आप माफ हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई एसएससी आउटसाइड इंडिया कोई एसेट होल्ड करता है या उसने अकाउंट ओपन कर रखा है आउटसाइड इंडिया जिसका वो साइनिंग अथॉरिटी है,
या फिर उसके पास कोई एसेट है आउटसाइड इंडिया जिसका वो बेनिफिशियरी है, तो उस केस में उसको रिटर्न फाइल करनी ही करनी पड़ेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी इनकम है या नहीं है। फिर कहा कि अगर कोई एसएससी इन चीज़ों में जाता है 4 पॉइंट में, अब गवर्नमेंट ने कहा ना, मान लो कोई एसएससी कहता है मुझे तो रिटर्न दाखिल ही नहीं करनी, मैं तो ऊपर की कैटेगरी में आता ही नहीं हूँ। लेकिन उसने ना अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ से अधिक का डिपॉज़िट कर रखा है। क्या कर रखा है? अगर उसने अपने बैंक अकाउंट्स में 1 करोड़ से अधिक का डिपॉज़िट किया हुआ है, एक अकाउंट नहीं, यहाँ अ बैंक लिखा होगा। देखें, ये कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट है, ये अ बैंक है। तो अ का मतलब यहाँ पर एनी लिख देंगे आप। क्या लिख देंगे? एनी। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में बोल रहा हूँ। लेकिन ए टू बी डिनोटेड एज़ एनी ओवर हियर। तो कई जगहों पर हम लोग एक्ट में देखेंगे अ का मतलब एनी होता है। तो यहाँ कहता है हैज़ डिपॉजिटेड एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज़ इन वन और मोर ऑफ द करंट अकाउंट्स मेंटेन्ड विद अ बैंकिंग कंपनी, यानी कई बैंक हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अ कोऑपरेटिव बैंक। तो किसी एसएससीज़ ने उसके 3-4 अकाउंट चलते हैं, उसमें उसने पैसा डिपॉज़िट किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक डिपॉज़िट किया। तो भैया आपको भी अपनी रिटर्न दाखिल करनी ही पड़ेगी। आपको अपनी रिटर्न तो दाखिल करनी ही करनी पड़ेगी। अगर आप आउटसाइड इंडिया घूमने जाते हैं या किसी दूसरे को घुमाते हैं और आप खर्च करते हैं उसमें 2 लाख रुपए से अधिक, 2 लाख से अधिक अगर आप एक्सपेंडिचर करते हैं, हैज़ इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज़ फॉर हिमसेल्फ और एनी ऑफ द पर्सन फॉर ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री। तो 2 चीज़ें मैंने बताई। इन बंदों को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना ही करना पड़ेगा। पहला, अगर उसने अपने बैंक अकाउंट में एक या कई बैंक अकाउंट में मिलाकर, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बैंकिंग कंपनी चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसने उनमें से एक या सारे बैंकों में मिलाकर 1 करोड़ से अधिक का डिपॉज़िट किया है तो, 1 करोड़ से अधिक का डिपॉज़िट किया है तो। दूसरा, अगर उसने आउटसाइड इंडिया अपने लिए ट्रैवल किया है या किसी को ट्रैवल करवाया है और 2 लाख से एक्सेस का एक्सपेंडिचर हुआ है, तो उस केस में भी उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और अगर उसने इलेक्ट्रिसिटी का कंज़म्पशन किया है और साल भर में 1 लाख रुपए से अधिक का खर्च किया है उस इलेक्ट्रिसिटी के कंज़म्पशन में। ऐसा कौन बंदा होगा जो 1 लाख से अधिक का इलेक्ट्रिसिटी का कंज़म्पशन करता है लेकिन रिटर्न नहीं दाखिल करता है? इसका मतलब 1 लाख से अधिक का कंज़म्पशन उसी के पास होगा जो एसी वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहा होगा। बात समझना। तो गवर्नमेंट ने उन लोगों को भी पकड़ा, भई चोरी मत करो टैक्स की। तो हैज़ इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज़ टुवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो 3 चीज़ें याद रखेंगे, एक्सपेंडिचर के बेसिस पर हैं। पहला मैंने बताया कि अगर कोई डिपॉज़िट करता है बैंकों में 1 करोड़ से अधिक का, कई बैंक हों तो भी कईयों को मिला करके। दूसरा मैंने बताया अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन 1 लाख से अधिक है, और तीसरा मैंने बताया फॉरेन ट्रैवल खुद या किसी को करवाता है और 2 लाख से अधिक का एक्सपेंडिचर करता है और फुलफिल सच अदर कंडीशन एज़ मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो फिलहाल ये जाने दें। तो उनको भी रिटर्न फाइल करनी ही करनी है। तो मैंने कहा ऊपर में जो कवर नहीं होगा वो भी कवर हो जाएगा अगर किसी एसएससी के पास एसेट है, होल्ड करता है आउटसाइड इंडिया, या उसने अकाउंट मेंटेन कर रखा है आउटसाइड इंडिया जिसका वो साइनिंग अथॉरिटी है। दूसरा मैंने इसमें बताया था अगर किसी एसएससी के पास आउटसाइड इंडिया एसेट का बेनिफिशियरी है तो उसको भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। फिर मैंने कहा एक्सपेंडिचर बेसिस पर गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि इनको भी रिटर्न दाखिल करनी ही करनी है। आउटसाइड अगर 2 लाख से अधिक का आउटसाइड इंडिया फॉरेन ट्रैवल पर खुद का या किसी के लिए खर्च करता है, 1 लाख से अधिक का इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करता है, या फिर सारे बैंक अकाउंट में मिलाकर 1 करोड़ से अधिक का डिपॉजिट करता है तो। अब इसके अलावा एक और पॉइंट आया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके लिए कहा गया कि होता क्या है कि कई लोग सेक्शन 54, मान लो मैंने कोई कैपिटल गेन किया 10 लाख का, चलो 2 करोड़ 10 लाख का, और मैंने इसको इन्वेस्ट कर दिया और अंडर सेक्शन 54 मैंने इसका बेनिफिट ले लिया 2 करोड़ 5 लैक्स का, 2 करोड़ 9 लैक्स का। अब मेरे पास बचा 1 लाख,
क्या मुझे रिटर्न दाखिल करनी है? नहीं सर। तो इसको हम कहते हैं रोल ओवर बेनिफिट लेना। रोल ओवर का मतलब एक घर था, इसको सेल किया, फिर परचेज किया। क्या? हूँ। तो रोल ओवर बेनिफिट अगर कोई ले रहा है, तो कहा गया इन रोल ओवर्स बेनिफिट्स को हटा करके अगर किसी की इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से अधिक है, तो रोल ओवर बेनिफिट्स को हटाने के बाद अगर किसी की इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स यानी बेसिक एग्जामिशन लिमिट से अधिक है, तो उनको भी रिटर्न अब फाइल करना ही करना है। अब ये अमेंडमेंट आ चुका है। सेक्शन 139 इज अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट अ पर्सन हु इज क्लेमिंग रोल ओवर बेनिफिट्स ऑन इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 54, 54B, 54G, D, F, G, GA, GB shall necessarily be required to furnish ROI if before claiming of rollover benefits his total income exceeds the maximum amount not chargeable to tax. इतनी चीजें आपको याद रखनी। ऊपर जो मैंने ब्लैक में दिया है बेसिकली ये एग्जिस्टिंग प्रोविजन था, अब नहीं है। दिस इज आर न्यू प्रोविजन। ये सेक्शन 139 इज अमेंडेड जहां से लिखा हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? यस सर, बिल्कुल अब क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब रिटर्न ऑफ इनकम में आपको डिसाइड करने में क्या कभी कोई दिक्कत होगी? नहीं सर, कभी दिक्कत नहीं होगी। जरा हम लोग देखते हैं कि ड्यू डेट्स क्या रखी गई हैं। ड्यू डेट्स कहा गया अगर कोई कंपनी है, तो भैया सोचना मना है, उसकी ऑडिट होनी ही होनी है, तो ऑडिट का केस है तो 31 अक्टूबर। अगर कोई फर्म है अगर कोई फर्म है अगर कोई फर्म है या कोई पर्सन है जिसके अकाउंट्स ऑडिट होनी ही होनी है, यानी कि कंपनी के अलावा अगर कोई भी है, कंपनी के अलावा कोई भी है और उनके अकाउंट्स ऑडिट होने हैं, कंपनी के अलावा बाकी जो बचे कोई भी है, इफ दे आर नीडेड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड, then in that case the due date would be the same 31st of October। पहले सितंबर था, अब अक्टूबर कर दिया क्या? अब कहा गया a working partner of a firm whose accounts are required to be audited। तो whose accounts are required to be audited, तो फर्म का ऑडिट अगर होता है तो उस पार्टनर की भी ड्यू डेट आपकी 31 अक्टूबर हो जाएगी। अगर फर्म की 31 अक्टूबर है तो पार्टनर का भी ऑटोमेटिकली 31 अक्टूबर हो जाएगा। कोई भी पर्सन इसके अलावा जो भी बचेंगे वो 31 जुलाई में जाएंगे। यानी कि आप ये समझें कंपनी है, तो कंपनी की ड्यू डेट तो आप आंख बंद करके 31 अक्टूबर ले लीजिए। अदर एसएससीज के बारे में कहूं, अगर ऑडिटेड केस है तो 31 अक्टूबर ले लीजिए, और नॉन ऑडिटेड केस है तो 31 जुलाई ले लीजिए। और कहा गया कि अगर कोई वर्किंग पार्टनर है और ऑडिट केस में आती है उसकी फर्म, तो उसके लिए भी कहा गया 31 अक्टूबर। क्लियर है? वर्किंग पार्टनर ऑफ अ फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड 31 अक्टूबर। लास्ट जो मैंने अभी तक नहीं बताया, जो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होते हैं ना, मैंने कहा ना आएगा, देखो ना आ गया। ये जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको गाना गाकर सुनाया था 92E में, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, ये ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में आप पढ़ते हैं। तो कहा गया कि अगर कोई स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करता है तो उनके लिए डेट बनाई गई है 30 नवंबर। उनके लिए जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ फाइल ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम की फाइलिंग डेट है दैट इज योर 30 नवंबर। तो 31 अक्टूबर किस किस के लिए है? ऑडिटेड कंपनी है तो, ऑडिटेड केस है तो, और अगर नॉन ऑडिटेड केस है तो 31 जुलाई। कोई वर्किंग पार्टनर है किसी फर्म का जिसके अकाउंट्स ऑडिट होने हैं तो उसका भी 31 अक्टूबर। और लास्टली मैंने बताया कि अगर 92E में कोई आता है जिसको अपनी फॉर्म 3CEB शायद फाइल करना पड़ता है, तो उस केस में भी उनको अपनी वो रिटर्न दाखिल करनी पड़ती है 30 नवंबर तक। चलिए आएगा तो देखेंगे फिलहाल। अच्छा लिखा तो 3CEB, ठीक है, लिखा है, ठीक है ना? ये बात समझ में आई? तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो तो उस केस में 92E में अगर कवर होता है तो उनको 30 नवंबर तक का टाइम दिया है अपनी रिटर्न दाखिल करने के लिए। ये हमारी ड्यू डेट्स थी। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे साथ साथ होते जाएंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। लिखा है मिस सरोज इज अ सैलरीड एम्प्लॉय, हर टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर इज 8,40,000। ठीक है, 8,40,000 की इनकम है। शी डजंट हैव अदर इनकम, व्हाट विल बी द ड्यू डेट? इसका मतलब ऑडिट की जरूरत नहीं है। ऑडिट की जरूरत नहीं है तो 31 जुलाई ले लो भाया। सोचना बिल्कुल बंद है। अगर ऑडिट का केस नहीं है तो 31 जुलाई ले लो ना। Mr. Rupen is a doctor. Gross receipt is 18,40,000. He opts for the presumptive taxation
प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा रहे हो, ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तो टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपके लिए भी 31 जुलाई ही होगा। बात समझ में आई? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में कोई जा रहा है, 44 डीए में कोई अगर जा रहा है, एडीए में कोई जा रहा है, जिसमें 50% की इनकम शो करनी पड़ती है, बताया है, ठीक है, छोड़ देते हैं। तो अगर यहाँ पर आते हैं, अगर उसने वहाँ पर गया है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के इनकम पर, प्रिजम्पटिव इनकम पर टैक्स दिया है इसने, तो उसको टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और टैक्स ऑडिट की अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो वहाँ पर आपकी ड्यू डेट आ जाएगी 31 जुलाई। मिस्टर राहुल इज रनिंग अ गारमेंट फैक्ट्री, टर्नओवर ऑफ हिज बिजनेस इज 1 करोड़ 84 लाख, 2 करोड़ से कम है, ऑडिट की जरूरत नहीं है। ही ऑप्ट्स फॉर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ सेक्शन 44 एडी के हिसाब से वो स्कीम को ले लेता है कि भैया हम प्रिजम्पटिव बेसिस पर टैक्स देंगे। इसका मतलब ऑडिट के केस से बाहर आ गया। ऑडिट का केस तो 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 करोड़ तक गवर्नमेंट ने माफ कर रहा है अगर कोई प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा करके अकॉर्डिंग टू दैट टैक्सेशन को जमा कर देता है। व्हाट विल बी द ड्यू डेट? तो भैया ठीक है 31 जुलाई, सोचना नहीं है। जहां पर टैक्स ऑडिट का केस नहीं है, टैक्स ऑडिट का केस नहीं है, वो 31 जुलाई आ जाएगा। अगर कंपनी होता तो भैया आंख बंद करके हम कह देते कि ये 31 अक्टूबर है। मिस्टर कौशल इज अ पार्टनर द टर्नओवर ऑफ द फर्म फाइनेंशियल ईयर 2 करोड़ 84 लाख। तो फर्म की तो टैक्स ऑडिट होनी है, 2 करोड़ से ऊपर की फर्म है, तो फर्म की अगर टैक्स ऑडिट होनी है, 2 करोड़ से ऊपर है, फर्म की टैक्स ऑडिट होनी है, तो उसके जो वर्किंग पार्टनर होंगे उनके लिए भी रिटर्न की डेट वो टैक्स ऑडिट वाली ही होगी, यानी 31 अक्टूबर ही होगी, याद रखेंगे। रेमनरेशन के अलावा कौशल की कोई इनकम नहीं है, ठीक है, छोड़ देते हैं, कहानी ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें मालूम है कि कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, क्योंकि प्लेन प्लेन क्वेश्चन है कि एक फर्म है जिसकी 2 करोड़ से अधिक का टर्नओवर है, एक पार्टनर है जिसकी इनकम है उस फर्म से, सैलरी, बोनस, कमीशन, व्हाटएवर द केस इट इज़, उसकी कोई अदर इनकम नहीं है, तो बताओ दोनों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट क्या होगी? तो अगर फर्म की ड्यू डेट है, ऑडिट का केस है 31 अक्टूबर, तो पार्टनर के लिए भी ऑटोमेटिकली, वर्किंग पार्टनर के लिए भी वही हो जाएगा 31 अक्टूबर। क्लियर है? 31st यहाँ ये ठीक कर देंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर किरण इज अ पार्टनर इन एसएम एंटरप्राइजेज, द टर्नओवर ऑफ द फर्म 1 करोड़, ठीक है, द फर्म हैज डिक्लेयर्ड इनकम प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपार्ट फ्रॉम द रिमनरेशन, मिस्टर किरण इज नॉट हैविंग फलाना एंड ढिमाका। भैया अगर फर्म के ऊपर ऑडिट का केस नहीं है तो पार्टनर के ऊपर भी ऑडिट किनारे हो गया ना, 31 जुलाई खत्म है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाली बात है यहाँ पर बिल्कुल। एसीम मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी। तो भैया कंपनी कोई भी हो तो 31 अक्टूबर सोचना मना है। एसीम मिनरल प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी इंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ मिनरल एंड लायबल टू फर्निश अ रिपोर्ट 3CEB। तो 3CEB में जाता है, इसका मतलब इसने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया है, यहाँ तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया होगा, यहाँ तो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन किए होंगे। और अगर इस केसेस में ये आ जाता है तो वहाँ 30 नवंबर हो जाता है हमारा रिटर्न ऑफ इनकम का फाइल करने का डेट। खत्म हो गए, जितने क्वेश्चंस थे वो आपके खत्म हो गए। कितने क्वेश्चन थे? 7 क्वेश्चंस थे। और ये चूंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाता है टॉपिक क्या बोलता है। बेसिक सेक्शन हम लोगों ने पूरी तरह से एंड कर दिया। बहुत बड़ा सेक्शन था, बहुत बढ़िया सेक्शन था, कई अमेंडमेंट के साथ था, कई घुमाव फिराव था, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब जरा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हम आज ये 2 पॉइंट और देखेंगे। पहला 139(1)(a) जिसमें कहा गया है कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज़ के बिहाफ पर रिटर्न फाइल करना चाहे, यानी एम्प्लॉयी हैं मेरे, 500 एम्प्लॉइज़ हैं। अब वो एम्प्लॉइज़ क्या करते हैं, हमको अपनी-अपनी सारी डिटेल्स दे देते हैं और हमको कहते हैं भाई साहब आप खुद रिटर्न दाखिल करो हमारी। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, एम्प्लॉयर कैन फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द एम्प्लॉइज़ ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉइज़। दिस सेक्शन गिव्स एन ऑप्शन टू अ पर्सन हु इज़ इन रिसीट ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी, यानी कि एम्प्लॉयी, टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम थ्रू हिज एम्प्लॉयर। तो अगर एम्प्लॉय चाहे अपने एम्प्लॉयर के थ्रू अपनी रिटर्न दाखिल कर सकता है। सच एम्प्लॉयर शैल फर्निश ऑल द रिटर्न्स ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय हिम ऑन और बिफोर द ड्यू डेट इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में बी स्पेसिफाइड इन दैट स्कीम। ठीक है, जो स्कीम में बोला गया है, CD, मैग्नेटिक डिस्क, DVD, CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, ये सब आउटडेटेड चीज हो गई। इन सच केस एनी एम्प्लॉय, अगर कोई एम्प्लॉय अपनी डिटेल अपने एम्प्लॉयर को दे देता है सही समय पर, तो मान लिया जाएगा एम्प्लॉय डन डनाडन डन है, उसकी ओर से कोई दिक्कत नहीं है, उसे 139(1) में रिटर्न दाखिल कर दी। अगर एम्प्लॉयर कहता है ठीक है मैं तुम लोगों की रिटर्न दाखिल करता हूँ, एम्प्लॉय ने सारी डिटेल दे दी, अब एम्प्लॉय किनारे, अब जो भी टेंशन होगी वो मुझे झेलनी पड़ेगी और मुझे वो रिटर्न दाखिल करनी पड़ेगी, वो इन थ्रू मोड्स के थ्रू, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेट कार्ट्रिज टेप है, CD रोम है, DVDs है, फलाना है, डिमाका है, USB भी आ गया।
लास्ट का आज का सेक्शन जो आप समझेंगे 139(1)(c), जिसमें कहा गया है गवर्नमेंट के पास एक पावर है, वो ये काम कर सकती है कि अगर कोई पर्सन जिसको रिटर्न दाखिल करना है और गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसे लोगों को माफ कर दिया जाए ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड के लिए, तो गवर्नमेंट ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर सकती है कि इस क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन के लिए जिनको रिक्वायरमेंट है रिटर्न दाखिल करने की, उनको माफ किया जा सकता है। दिस इज द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज गिवन अंडर सेक्शन 139(1)(c). इज इट क्लियर? ये याद रखेंगे जितना भी मैंने बताया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। नेक्स्ट सेक्शन में जब हम आपके साथ मिलेंगे तो हम आगे के सेक्शंस में चलेंगे, लेकिन हाँ, अगर ये सेक्शन तैयार नहीं हुआ जो मैं आज बता रहा हूँ, क्योंकि रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, लॉस रिटर्न, जो भी चीजें आएंगी आगे, उसमें हर जगह ये यूज होगा एज रेफर्ड अंडर सेक्शन 139(1), 139(1), 139(1). तो आज हम लोगों ने जो कुछ भी डिस्कस किया, दैट वाज ऑल अबाउट योर सेक्शन 139(1). तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आगे आने वाले सेक्शंस के लिए, वो आपको समझ में आएगा। तो मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट सेशन में जब आप बैठे हमारे क्लास में, तो इस सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से करके बैठेंगे, जिससे आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट सेशन तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू।